बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे। आज हफ्ते का पहला रोज़ है और आपको यकीनन ऑफिसेज़ में जाना पड़ा होगा और घरों से निकलना पड़ा होगा, तो मुश्किल तो लगता है, लेकिन जब हफ्ते का आगाज़ होता है तो काम भी तो करना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही काम करना ज़रूरी है। और फिर आज तो बच्चे स्कूल और कॉलेजेस भी जा रहे हैं और 10वीं 12वीं जो है वो अब स्कूल और कॉलेजेस का रुख कर रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा इशाल, मुझे बताओ, एक शख्स ज़्यादा से ज़्यादा, इंसान की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र क्या हो सकती है आज के मौजूदा दौर की हम बात करें? अच्छा, तो ये डेली बेसिस पे मुझे कसौटी पे क्यों रखा हुआ होता है कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? अंदाज़ा मैं चेक कर रहा हूँ कि ना तुम कितना, मतलब कि तुम्हारा दिमाग किधर तक पहुँच रहा है। कितनी उम्र कितनी हो सकती है इंसान की मौजूदा दौर में? क्या हद हो सकती है कि इससे ज़्यादा तो उम्र नहीं हो सकती? मौजूदा दौर में हम देखें तो 70-80 मैक्सिमम, लेकिन इससे पहले 100 से अबव भी हुआ करती थी किसी दौर में। अच्छा, नहीं, हम पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की बात करें। पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी कम है, हम पूरी दुनिया की बात करें, थोड़ा सा बढ़ाओ। 90 नहीं, ये जी जरीदा है नेचर कम्युनिकेशन, इसके अंदर जो है एक तहकीक जो है सामने आई है। मुहक्किकीन कहते हैं कि मौजूदा दौर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम बहुत ज़्यादा भी देख लेना कि बहुत ज़्यादा जी इससे ज़्यादा उम्र नहीं हो सकती, तो 150 साल से ऊपर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। वैसे तो उन्होंने ये लिखा है कि ज़िंदगी मौत का हमें नहीं पता, इल्म नहीं है, हम कोई ठीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन जो हमारा अंदाज़ा है वो ये है हमारी तहकीक के मुताबिक कि 150 साल 150 साल मतलब गुजारा कर सकती है। लेकिन अब मुझे बताएं, कोई ऐसा उनके सामने आया भी कि जो भी तक 150 साल उन्होंने किया क्या? उन्होंने चेक क्या किया? उन्होंने हज़ारों लोगों के ऊपर ये टेस्ट किए। लोगों के जो कदम है, मतलब के स्टेप्स हैं, उनको चेक किया गया कि ये शख्स इस तरह से स्टेप लेता है, इसकी बॉडी इतना अरसा जो है वो काम कर सकती है। अच्छा। कि आपकी बॉडी जो है वो काम करना किस हद तक छोड़ जाएगी। तो उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया कि 150 साल है। अब सबसे ज़्यादा उम्र क्या है? फिर उन्होंने ये भी देखा 1997 में एक खातून जो है, फ्रेंच खातून, 122 साल की उम्र में जो है इंतकाल कर गई थी। और मौजूदा दौर में कहा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा किसी भी शख्स की उम्र थी। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम साइंस की मदद से बेहतरी आएगी, क्योंकि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जब हम बात कर रहे होते हैं तो 150 साल से ऊपर भी जा सकती है अगर लोगों को सहूलियात ज़्यादा मिल रही होंगी और फिर उनकी बॉडी बेहतर तरीके से। अच्छा, मैं इसको इस जरीदे को फॉलो करूंगी ताकि मैं जान सकूं कि वो कौन से फुट स्टेप्स हैं या किस अंदाज में वो रखने हैं ताकि उम्र जो है वो बढ़ जाए, तकरीबन 150 साल तक तो मैं जी सकूं। तो इसके लिए खून के खलियात भी हैं, उनको भी उन्होंने साथ चेक किया। बहुत ज़्यादा चीज़ें चेक की हैं, जिसमें मैंने एक चीज़ बताई है, वो कहते हैं कि DNA जो है वो कमज़ोर होता चला जाता है वक्त के साथ साथ। और 125 साल हयात कोई भी नहीं है कि आप ताउम्र जिंदा रह सकें, लेकिन ये कि जिंदगी को बढ़ाया जा सकता है अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करके, लेकिन लंबी उम्र हो सकती है। अगर हम जितनी देर जिंदा रहें उसको भरपूर जिए तो क्या ही बात है। आपको ये लगेगा कि हजारों साल शायद हम जी लिए हैं, तो जितने दिन हम लोगों के हैं उतने दिन हमें भरपूर जिंदगी जीनी चाहिए। हफ्ते का पहला दिन है, भरपूर जिंदगी जीना हफ्ते के पहले दिन से शुरू कर दें। आज ही अपनी सोच बदलें और भरपूर अंदाज में जिएं, लेकिन एहतियात के साथ। कोरोना की बात करेंगे, आपको कोरोना के बारे में बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह केसेस जो हैं वो नीचे आ रहे हैं, शरह मुस्बत केसेस की नीचे आ रही है। अगर गुज़श्ता 24 घंटों की देखें तो NCOC के मुताबिक 4.05% जो है मुस्बत केसेस की शरह रही है। और हुकूमत की जो जंग है और ये जो कामयाब पॉलिसी है कोरोना के खिलाफ, उसके समराज जो है इशाल आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही सामने आ रहे हैं और मुल्क भर में केसेस की शरह में मुसलसल, जैसे हमजा कह रहे हैं, कमी आ रही है। जबकि कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी कामयाबी से जारी है। और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने अपने ट्वीट में ये बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। एक रोज़ में तकरीबन उन्होंने बताया कि 3,83,000 से ज़ायद वैक्सीन हमजा लगाई। हाँ जी, बिल्कुल, डोजेज़ लगाई गई हैं और अब तक 70 लाख से ज़ायद वैक्सीन जो है वो लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन की तादाद में भी अब वो देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। उसकी एक बड़ी वजह तो ये भी है कि अब 19 साल से ऊपर तक मतलब तमाम अफराद जो हैं वो रजिस्टर करवा के 30 से ऊपर वाले तो वॉक इन वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। तो अब हमने वो भी बढ़ा दिया है कि जो एज ग्रुप्स हैं उनको सबको शामिल कर लिया है। लेकिन लोग अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि मान रहे हैं देख के कि जी अच्छा उसने लगवाई थी वो ठीक है, हम भी लगवा लेते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और पता है जब आपका कोई हमसाया लगवा कर आता है, आपका कोई फैमिली मेंबर लगवा कर आता है, तो आपको आकर बताते हैं, आप मोटिवेट होते हैं। तो जो लगवा रहे हैं लोग वो दूसरों को लाजमी तौर पर बताएं ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों
और जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाएं। दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि वबा में कमी के बाद पंजाब हुकूमत ने अहम ऐलानात किए हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताया था कि इस वक्त लाहौर में कोरोना वबा की शरह जो है वो सबकी काविशों के बाद सबकी काविशों के बाद बेहतर हुई है। SOPs फॉलो किए गए हैं, उन पर अमल दरामद हुआ है और काफ़ी उसके फ़वाइद सामने आ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा है कि अपोजिशन में हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अदवार खोल रहे हैं और नहीं, उन्होंने कहा कि अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब हम इदारे खोल सकते हैं। अच्छा। कुछ हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें हम खोल सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स की बात कर ली जाए, स्विमिंग पूल्स की बात कर ली जाए, खोलने की इजाज़त दे दी गई है। सिनेमा और थिएटर्स जो हैं वो फ़िलहाल बंद हैं, उसके ऊपर भी फैसला करना अभी हमें बाकी है। तमाम कमर्शियल जो नकलो हरकत है उस पर वो 8 बजे वाली जो पाबंदी है वो अभी तक बरकरार है, लेकिन सिचुएशन कुछ बेहतर होती जा रही है। 1.5 की अगर बात हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम देख रहे हैं कि वैक्सीन से मुतालिक भी उनका कहना था कि वैक्सीन लगवाएं तो 4 माह में हम इस पर मतलब काबू पा लेंगे, वबा जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। और इस वक्त भी हम देखें वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगवा रहे हैं, SOPs को फॉलो कर रहे हैं, पाबंदियाँ लगाई गई थी, उन्हीं की बदौलत हम एहतियात कर रहे हैं। ये तमाम जो मुहर्रकात हैं ये मिलकर ही कार फरमाएं इस हवाले से कि केसेस इस वक्त कम हो रहे हैं। अगर हम देखें मज़ीद एहतियात करें तो मज़ीद भी केसेस कम होंगे और हम बहुत जल्द हर्ड इम्यूनिटी भी हासिल कर लेंगे। फिर हम लोगों के ऊपर से जो पाबंदियां हैं वो भी छट जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। माहिर वबाई अमराज डॉक्टर राना जवाद असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, अब हम देख रहे हैं कि केसेस जो है मुसलसल कम होते जा रहे हैं। 4.05% गुज़श्ता 24 घंटों की मुस्बत जो है केसेस की शरह है। क्या देख रहे हैं? जो सख्तियाँ की गई थी उसका अब हमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन लोग अब कुछ रिलैक्स हम देख रहे हो रहे हैं। क्या हमें अभी रिलैक्स होना है या पाबंदियाँ हमने तो वैसे ही रखनी है ज़ाती ज़िंदगी में? वालेकुम सलाम और बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का प्रोग्राम में। और ये अच्छी खबरें आज आई हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस की जो मुल्की सतह पे पॉजिटिविटी रेट है वो कम हुआ है। और मेरा अपना ख्याल है और केसेस भी कम हुए हैं। सिर्फ एक चीज़ नहीं हुई, केसेस भी कम हुए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी कम हुआ है। हाँ जी। तो उसका फ़ायदा ये है और मेरा अपना ख्याल है ये उसका नतीजा है जो ईद तक गवर्नमेंट ने सख्ती के साथ SOPs पर अमल करवाया है। और ये बहुत बड़ी बात है और बड़े अच्छे तरीके से कराया और ये हम उसका समर इस वक्त हम से हासिल कर रहे हैं। क्या ये ट्रेंड कायम रहेगा अगले हफ्तों में? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मेरी ज़ाती राय है अगर हम थोड़ी बहुत एहतियात रखें साथ तो हम जो सीजनैलिटी है कोरोना वायरस की, और अगर आपको याद हो पिछले साल भी जून के अंदर हम पीक पे आ गए थे और उसके बाद केसेस कम होने शुरू हो गए थे, तो शायद हमें वो फ़ायदा भी मिले। उसके साथ वैक्सीनेशन में इजाफा काफ़ी हो रहा है और ये एक दूसरी खुशाइंद बात है कि एक तो हमें मौसम मदद करेगा चंद माह तक और उसके साथ हमारे साथ वैक्सीनेटेड लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी। जो ख़तरा है इस वक्त वो वेरिएंट से है, जो आप हमारे हमसाया मुल्क से इंडिया वेरिएंट है और दूसरे वेरिएंट है। क्या अगर खुदा न खास्ता वो इस जो नीचे आएंगे, जो अगर नॉर्मल सिचुएशन रहे तो ये केसेस नीचे आएंगे चंद माह तक, उसको हम कायम रख सकते हैं या नहीं? तो मेरी एडवाइस यही है कि लोग एहतियात अभी रखें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं आप कह रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो हम बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे अगर हमारी जो रफ्तार है वैक्सीनेशन की वही रहती है। दूसरी जानब आपने एक डर, एक खदशे का इजहार कर दिया कि जो दीगर वेरिएंट आ रहे हैं उनसे हमें ख़तरा है। किस हद तक हमें ख़तरा है और क्या हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में कोई दूसरे डिफरेंट जो वेरिएंट की बात हो रही है उनकी मौजूदगी, उनके अभी तक कोई सामने आ सके हैं केसेस? जी हाँ, देखिए हर्ड इम्यूनिटी तो अभी हम उसके करीब नहीं है, क्योंकि आज तक हमने 50 लाख, जो बड़ा नंबर है अगर हम देखा जाए, वो वैक्सीनेशंस की हैं, लेकिन हर शख्स को तकरीबन 2 चाहिए, तो इसका मतलब है तकरीबन 25 लाख लोग महफूज हुए हैं। और पाकिस्तान की आबादी का तनासर देखें तो 1-2% लोग अभी वैक्सीनेटेड हुए हैं, तो अभी हमें वो 70%, 80% तक जाने के लिए बड़ा टाइम चाहिए। लेकिन पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त कुदरती तौर पर हमें फ़ायदा होगा कि कोरोना के केसेस मौसम की वजह से कुछ कम होंगे, और जब वो कम हो रहे हैं उसके साथ हमें वैक्सीनेशन की हमारी रफ्तार बढ़ रही है, तो ये हमें हेल्प करेगा कि हम इस मौके के अंदर, अगले चंद माह के अंदर, जो हमारा मोस्ट वनरेबल ग्रुप्स है, वो जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं जिनमें सबसे ज़्यादा शरह अमवात होती हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर लें मैक्सिमम। यंगर को भी करें और लेकिन उनको ज़्यादा ज़ोर से करें, तो ये हमें बड़ा फ़ायदा होगा अगर हमने ये एहतियातें की। जो वेरिएंट्स हैं वो देखिए, जो इंडिया का वेरिएंट है
जिसे B1667 कहते हैं, ये कोई तकरीबन 50 से ज़्यादा ममालिक में ऑलरेडी फैल चुका है। और ये देखा गया है कि ये यूके वेरिएंट्स की तरह तेज़ी से फैलता है। और एक्चुअली बाज़ जगहों पे इसने यूके वेरिएंट, जो हम समझते थे कि बड़ा ख़तरनाक है क्योंकि उसने पिछले जो नमूने थे कोरोना के उनको ख़त्म करके खुद आ गया था, ये उसको भी धकेल रहा है। तो ये हमारे लिए ज़रा ख़तरे की बात है। और इंडिया की भी जो सर्ज आई थी, जो केसेस आए थे उनके ये जो सेकंड वेव के अंदर, उसकी बुनियादी वजह उनका ये वेरिएंट, नया वेरिएंट था। तो हमें एहतियात की ज़रूरत है, उस पर नज़र रखें। मौसम और वैक्सीनेशन हमें मदद करेंगी, लेकिन उसके साथ अगर हमने एहतियात छोड़ दी और ये समझा कि ये हम आउटब्रेक से निकल आए हैं या पैंडेमिक ख़त्म हो गई है, तो ऐसी बात नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर इसके केसेस ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो जब नीचे आ रहे हो तो ये ना समझिए कि हमारी जान छूट गई है, लेकिन अगर हम ये काम करते रहे तो इंशाल्लाह साल के आखिर तक शायद हम इससे जान बचा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं जिस तरह से वेरिएंट्स की, अब तो वियतनाम के वेरिएंट की भी बात हो रही है, जिसको कहा जा रहा है कि वो इन दोनों से ज़्यादा सख्त है। वो भारतीय वेरिएंट का और यूके वेरिएंट का कोई इम्तजाज है, इन दोनों को मिला के कुछ ऐसा वेरिएंट बन गया कि वो ख़तरनाक है। वहाँ पर भी अब सख्त पाबंदियाँ 10 रोज़ के लिए तो लगा दी गई हैं, लॉकडाउन किया गया है। अब ये सर बताइएगा, हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन की, हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, हमें वक्त तो लगेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए जब खुला था उसमें भी इतने ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन खुद को नहीं लगवाई थी। हमें अब ये भी पता है कि कौन लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, हमारे पास डेटा मौजूद है नादरा के पास। हम क्या कर सकते हैं? कैसे लोगों को कहा जा सकता है कि आप लगवाएं? उनको इंसेंटिव्स दे सकते हैं, उनके लिए कुछ सख्तियां कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट को इस हवाले से क्या करना है? जी, गवर्नमेंट को एक तो ये करना चाहिए, और गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया कि उसने 19 साल तक वैक्सीनेशन खोल दिया है। और मैं तो चाहूँगा कि इवेंचुअली जिस तरह बाहर हो रहा है, 12 साल से ऊपर के बच्चे भी को भी वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। लेकिन इसके साथ हमें फोकस, जो गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए, वो 50 साल से बड़ी उम्र के लोगों को होना चाहिए। छोटी उम्र के लोगों में सर्वाइवल ज़्यादा है, बड़ी उम्र आपकी जो होती है तो आप में शरह मौत बढ़ जाती है। तो हमें पहले उस ग्रुप को सिक्योर करना है। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को 2-3 काम करने चाहिए। और उसमें नंबर 1 तो ये है कि गवर्नमेंट अपने जो उसके मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजमीन, उसके लिए वैक्सीनेशन लाजमी करनी चाहिए। और इस तरह जो दूसरे अदारे हैं और जो भी सरकारी काम है, कि अगर आप इम्तहान देना चाहते हैं, आप कोई मुकाबले का इम्तहान देना चाहते हैं, तो जी वैक्सीनेशन करवा के लाएं। क्यों? उससे आप वो इम्तहान देते हुए बाकियों को भी महफूज रख सकेंगे। तो इम्तहानों के लिए, टीचरों के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर दिया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी लेट किया है, ये बहुत पहले हमें कर लेना चाहिए था। तो इस तरह जो गवर्नमेंट के अपने अदारे हैं, और वो आपको मालूम ही है कि लाखों की तादाद में लोग गवर्नमेंट के अपने इदारों में, फेडरल और प्रोविंशियल में करते हैं, तो इनको अगर इनके लिए लाजमी करार दे दिया जाए तो फिर मेरे ख्याल से आम लोगों के अंदर भी ये होगा, इसका असर पड़ेगा। और दूसरी बात है कि देखिए, मोस्टली लोग जो गवर्नमेंट के इदारों में होते हैं, ज़्यादा लोग 40-50 से ऊपर होते हैं जो वनरेबल ग्रुप है, तो एक तो उनकी भी जान बचेगी, और क्योंकि दफ्तरों में काम करते हैं तो दूसरे लोग साथ होते हैं बैठे हुए, तो उनको एक इज्तमाही तौर पे आप ख़तरे में अपनी जान को बचा सकेंगे। इसी तरह मेरे ख्याल से जो कमर्शियल अदारे हैं, और मेरा ख्याल है कुछ ने करना भी शुरू कर दिया है, तो उनको भी ये आहिस्ता आहिस्ता ये शर्तें लगानी पड़ेगी, तभी हम वैक्सीनेशन के, याद रखिए कि 70 से 80% आबादी को हमने करना है। अभी तक हम 1-1.5% आबादी तक ही पहुँचे हैं। ठीक है डॉक्टर जवाद अनन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान सब कर रहे थे। तो वैक्सीन वैसे तो गवर्नमेंट क्या कर रही है आपके लिए? वैक्सीन जो है अवेलेबल करवा रही है, हम जो है प्रोक्योर कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे हमारी हुकूमत लेके आ रही है। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि जाके खुद लगवाएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वाकई बात दुरुस्त है, जो लोग नहीं लगवाएंगे उनके लिए कुछ सख्तियाँ करनी भी चाहिए ताकि वो लाजमी तौर पर लगवाएँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही वैक्सीनेशन जो है उसका अमल तेज़ हुआ है, कोरोना केसेस में कमी उसी तरह से होती जा रही है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर आप घर पे रुकेंगे नहीं, आप जल्द से जल्द जाके, और अब तो 30 ईयर्स तक के लोगों के लिए वॉक इन हो चुकी है, तो आपको मुश्किल नहीं है, आपको कोड सेंड नहीं करना, या फिर आपको कोड के आने का वेट नहीं करना, आपको ID कार्ड सेंड का नंबर सेंड नहीं करना, सिर्फ ID कार्ड लेकर जाना है और जाकर आपने फ़ौरन से पहले वैक्सीनेट हो जाना है। तमाम सेंटर्स जो हैं वो आपके लिए खुले हैं, सहूलियात तमाम में एक जैसी दस्तयाब हैं। फिर आप वेट ना कीजिए और जाइए, वैक्सीनेट हो जाइए। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और आगे बढ़ेंगे, मुल्क में एक तरफ तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दूसरी जानिब जो सियासी पारा है वो भी हम देख रहे हैं कि फिर से हाई हो रहा है। 2 बड़ी जमातों की हिमायत से महरूम अपोजिशन इत्तेहाद PDM एक बार फिर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जो है ना पर तोल रहा है, और इस्लामाबाद में बैठक हुई, जुलाई से मुल्क भर में जलसे और एहतजाजी मुजाहरे करने का ऐलान भी कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी जानिब आप देखें ना तो मुआशी कामयाबियों के गीत गाती हुकूमत जो है वो हैरान भी है कि अपोजिशन
अपोजिशन आखिर किस बात का एहतजाज करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता हम देखें तो रोज़ आवाम से मुखातिब होते हुए अपोजिशन को आड़े हाथों लिया था। उनका कहना था कि अपोजिशन का मकसद सिर्फ ये अपनी ज़ात तक महदूद है। अपोजिशन समझ ही नहीं रही थी कि हुकूमत मुआशी मुश्किलात से निकलेगी। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी सवाल किया है कि जब मईशत ऊपर जा रही है, आम आदमी की हालत बदल रही है, जो कि हमें बदलते हुए नज़र नहीं आ रही, तो अपोजिशन एहतजाज कॉल क्यों दे रही है। हाँ जी, मतलब उन्होंने हैरानी का इजहार किया है कि क्यों कॉल दे रहे हैं जब हालात बेहतर हो रहे हैं, इनका मकसद क्या है, ऐसी सियासत का फ़ायदा किसको होगा। ऐसे जो है इस वक्त जो है वफाकी हुकूमत को अपोजिशन इत्तेहाद PDM से तो उतना ख़तरा नहीं है जितना PTI के अंदर से उठने वाली आवाज़ों से ख़तरा है। शाल आप देखें जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के बाद तहरीक इंसाफ का एक और ग्रुप जो है वो सामने आता हुआ नज़र आ रहा है, वो PTI हम ख्याल ग्रुप है, उसका नाम उन्होंने ये रखा है, जिसमें 15 से ज़ायद अरकान पंजाब असम्बली के बारे में बताया जा रहा है कि वो शामिल हैं। अब ये सूरत हाल है क्या, किससे ज़्यादा ख़तरा है मौजूदा हुकूमत को, बात करेंगे वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब साहब साथ मौजूद हैं। फ़ारूक हबीब साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले PDM की बात कर लेते हैं। एक बार फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ मैदान में आने का ऐलान कर दिया है, अपोजिशन ने वाकई इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का फैसला कर लिया और मार्च किया, तो फिर हुकूमत का लाएअमल क्या होगा? देखिए, बात यह है कि वो अपोजिशन का तो वो हिसाब हुआ है कि ये एक दूसरे की अपोजिशन बने हुए हैं और अब ये भी पूछना पड़ेगा कि ये कौन सी PDM है, क्या ये PDM पार्लियामेंट है या PDM जलसा जुलूस है। और इसमें जो है वो पीपल्स पार्टी शामिल है ना ENP शामिल है, तो हमें तो इनसे कोई इशू ही नहीं है ना, हम इनको अब कंसीडर करते हैं। देखें, मामला ये है कि अवाम के नाम के ऊपर इन्होंने ब्लैकमेलिंग का बाजार गर्म किया, इस्तीफों की धमकियां लगाई, इन्होंने अदम एतमाद की बात की, इन्होंने लॉन्ग मार्चेस की बात की जी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि ये एक दूसरे को ही सिलेक्टेड करना शुरू हो गए, एक दूसरे पर ही इन्होंने अदम एतमाद शुरू कर दिया और बल्कि जो है वो PDM से इस्तीफे खुद दे के निकल गई हैं कुछ पार्टियां। तो लिहाजा हमें इनसे कोई खौफ खतर नहीं है। हमारा फोकस जो है वो अवाम की खिदमत करना है। इकोनॉमिक टर्न अराउंड जो है वो हमने कर दिया है और रिकॉर्ड 11 माह के अंदर जो है वो हमने टैक्स कलेक्शन की है। अभी आज का दिन भी बाकी है, 4140 अरब रुपया जो है वो 11 माह के अंदर जमा हो चुका है। रिकॉर्ड टैक्स रिफंड्स 216 अरब रुपए के हमने जो है वो अदा किए हैं और आप ये देखें हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो रहा है, हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है, जो फार्मर है, जो किसान है, उसको 1100 अरब रुपया इजाफी मिला है। खासतौर के ऊपर जो गंदम का किसान है 500 अरब रुपया उसे इजाफी मिला है। तो हमारा फोकस है आवाम को रिलीफ देने के ऊपर, हमारा फोकस है मुल्क को मैशी तरक्की के ऊपर लेके जाने की तरफ। PDM क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, इस पे हमारा कोई फोकस नहीं है। PDM करते रहे, ये जाने इनका काम जाने। फारूक साहब, शहबाज शरीफ ने मुल्क के वसी तर मफाद में अपोजिशन के साथ कंसल्टेशन का मशवरा दे दिया है, हुकूमत उनका ये मुतालिबा आखिर पूरा क्यों नहीं करती? देखें, बात यह है कि जहाँ तक रह गई बात मुल्की मफाद के मामलात की, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर अमन का मामला हो, उसके ऊपर जो है वो हम इनको ब्रीफिंग देने के लिए भी तैयार है। जहाँ तक रह गई बात जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, उसके ऊपर भी हम इनको जो है वो ब्रीफिंग देने को तैयार है। हमने तो बल्कि इनको कहा है कि पार्लियामेंट में जो 50 अमेंडमेंट्स का बिल टेबल हुआ है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी बराए पार्लियामेंट्री अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी है कौमी असम्बली की, उसमें वो बिल मौजूद है और EVM के देखे बगैर जो है उसकी ये मुखालफत कर रहे हैं। तो दुनिया में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, 20 से ज़ायद ममालिक में हो रही है, तो इसमें इसको देखने में क्या हर्ज है। जो लोग EVM की मुखालफत करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, वो एक्चुअली हकीकतन उसी धांधली ज़दा निज़ाम जो भी अभी जो सिस्टम है उस सिस्टम की वो हमायत करना चाहते हैं, उसको जो है वो परवान चढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो ताकि इंतखाबात को मजीद साफ और शफाफ जो है वो बनाया जाए। बजट की थोड़ी सी बात करते हैं। कल वज़ीर आज़म साहब ने भी जब अवाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू किया, उस दौरान कह रहे थे कि अपोजिशन बजट मंजूरी में रोड़े अटका सकती है। क्या आप माजी की तरह अब भी बजट मंजूरी के लिए पुरुम्मीद हैं या फिर अंदरूने खाना कोई हिकमत अमली बना रहे हैं? खासतौर पर आपके अपने कुछ लोग भी नाराज हैं। देखें, बात यह है जो बजट है ये अवाम दोस्त बजट होगा, इसमें अवाम को डायरेक्ट जो है रिलीफ मिलेगा। जो मुख्तलिफ हमारे मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट्स हैं उनके लिए हम रिलीफ लेकर आ रहे हैं, तो बजट तो यकीनन जो है वो पास होगा। अपोजिशन जो है ये अपोजिशन नहीं है, ये बेसिकली मफाद परस्त टोला है जिनको अपने केसेस बंद करवाने हैं। किसी को जाली अकाउंट्स का इशू है, किसी को TTs का मसला है, किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है,
किसी का पैसा जो है वो बैरून मुल्क है। अब देखें सिर्फ शहबाज शरीफ के ऊपर नैब का ही एक पीटी केस के अंदर 7 अरब से जायद का जो है वो रेफरेंस है। जो हुदैबिया केस है वो केस कभी मेरिट के ऊपर ट्रायल ही नहीं हुआ, वो केसेस भी अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। इसी तरीके के ऊपर जो है वो जाली अकाउंट्स का आसिफ अली जरदारी के ऊपर केस है। तो ये तो सारी जितनी ऑपोजिशन है ये तो केसेस वाली ऑपोजिशन है जिनके हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं और इनको सिर्फ उस चीज की फिक्र है और ये उसके लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन बजट भी पास होगा और बजट जो है वो ना सिर्फ असेंबली से पास होगा बल्कि आवाम की नजरों से भी पास। हबीब साहब आप ये भी देखें कि अपोजिशन की सियासत से हट कर तहरीक इंसाफ की सिर्फ बात कर लेते हैं तो पहले जहांगीर तरीन ग्रुप सामने आया, फिर MP गजनफर छीना के घर भी कई MPs ने मुलाकात की। तहरीक इंसाफ जो है वो अपने अंदर की जो रिफ्ट है उसको खत्म क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों नाकाम है इसमें? देखें बात यह है कि ये हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा है, इसमें ग्रुप्स बनते हैं, लोग अपने मफादात के लिए भी जमा होते हैं, कुछ लोगों के इनफरादी मसाइल होते हैं और इंडिविजुअल इश्यूज होते हैं, किसी को हल्के की तरक्याती काम चाहिए होते हैं, किसी का जो है वो ब्यूरोक्रेसी के साथ कोई इशू होता है। ये तमाम चीजें जो हमारी पॉलिटिक्स का जो है वो हिस्सा है, जो हमारा ये मौजूदा पॉलिटिकल निज़ाम है इसके अंदर पहले भी ग्रुप्स बनते रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मामला ये है कि तमाम लोग जो हैं वो PTI को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन फारूक हबीब साहब, राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि अली जफर साहब ने रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को बेगुनाह करार दे दिया। दूसरी तरफ खबरें ये भी अब कुछ सामने आ रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये भी इम्कानात हैं। आपके पास हैं कुछ इतलात? देखें मेरे पास इस हवाले से जो अली जफर साहब हैं वो खुद ट्विटर के ऊपर उन्होंने ट्वीट्स की हैं, उनका मौक़िफ़ सामने आ चुका हुआ है। तो उन्होंने अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट जो है वो जमा नहीं करवाई, ना ही किसी से इस हवाले से जो है वो मुलाकात हुई है। तो लिहाजा जो किसी तरफ से जो ये बताया गया था वो बात तो वहीं की वहीं खत्म हो गई। जहाँ तक रह गई बात किसी की गिरफ्तारी के हवाले से, उसकी मालूमात तो जो है वो मेरे पास नहीं है, वो इदारे जाने उसकी मालूमात नहीं है। फारूक हबीब साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और रिपोर्ट के मामले पर उन्होंने कहा कि जी कि वो तो मौके खैर सामने वाकई आ भी चुका हुआ है और हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है। हुकूमत ये सोचती है और वो कह रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं होने वाला, हम उनको अब कंसीडर ही नहीं कर। एग्जैक्टली लेकिन जो इस वक्त हुकूमत के अपने अंदर की इंतशार गेम चल रही है, यहाँ पे जो पार्टी बाजियाँ अब शुरू हो गई हैं वो भी देखते हैं कि किस करवट ऊँट बैठता है, क्योंकि 2 धड़े तो बन चुके हैं, उनके अंदर ही 2 पार्टियाँ जो हैं वो बन चुकी हैं। अपोजिशन से खतरा है या अपने अंदर का जो इंतशार है उससे खतरा है, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।